प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है और अब 3 मार्च को मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार थमने के बाद अब राजनीतिक दलों को दिग्गज जो 7वें यानी कि आखिरी चरण के लिए मतदान के लिए प्रचार में जुट चुके हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ जनसभाएं और रोड शो हो रही है। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपनी ताकत झोंकेंगे। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अखिलेश यादव के समर्थन में आज वाराणसी पहुंचने वाली हैं और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सोनभद्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई जगहों पर चुनावी जनसभाएं कर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने आखिरी चरण में है। छठे चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है और कल उस पर वोटिंग हो रही है, यानी कि 3 तारीख को इस पर वोटिंग होगी, छठे चरण की वोटिंग। और इसी के साथ 7वें चरण की अब तैयारी में तमाम दिग्गज जो है वो जुट चुके हैं। क्या बीजेपी, क्या समाजवादी पार्टी, बीएसपी या फिर कांग्रेस। और ये अब धीरे धीरे पूर्वांचल की तरफ जो है चुनाव चलता चला जा रहा है और ये देखना है कि 7वें चरण तक आकर के किस तरह से मतदाता मुद्दों पर वोटिंग करते हैं या फिर जो तमाम बातें राजनीतिक दलों की तरफ से, उनके दिग्गजों की तरफ से कही गई है, उन बातों पर भरोसा कर अपने मतदान का प्रयोग करते हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 छठे चरण का मतदान कल होगा और इसी के साथ 7वें चरण का जो मतदान है वो 7 तारीख को होगा और उसी के प्रचार प्रसार में और आज पूरी स्ट्रैटेजी जो है हर पार्टी की तरफ से तैयार कर ली गई है। प्रधानमंत्री की एक तरफ जनसभाएं और रोड शो होने वाली हैं तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो आज चुनावी जनसभाएं करेंगे। वो अलग अलग जगहों पर जाकर के जनता को संबोधित करेंगे और अब तक के अपने कार्यकाल यानी कि योगी सरकार के कार्यकाल को गिनवाएंगे। और हमारे साथ उत्तर प्रदेश के संपादक प्रदीप विश्वकर्मा जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, पूरी तरह से एक स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार कर ली गई है तमाम पार्टियों की तरफ से। अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश का चुनाव अब अपने आखिरी चरण पर है, समापन की तरफ बढ़ चला है, पश्चिम से पूर्वांचल की तरफ जा चुका है, मुद्दे काफी बदल चुके हैं। क्या कुछ स्ट्रैटेजी है तमाम दलों की तरफ से, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि 7वें चरण की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। पहले हम विश्व की बात करें तो रूस और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसका भी आज 7वां दिन है और उत्तर प्रदेश में जो रण है, जो रण महाभीषण है, उसका अभी 7वां चरण आरंभ हो चुका है। छठे चरण का बंद हो चुका है और ये 7वां चरण 7 तारीख को लड़ा जाएगा। यानी कि बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है 7 तारीख का और 7वें चरण का। यहाँ अब सारा फोकस, पूरा फोकस जो है वो 7वें चरण पर लग गया है। छठा चरण के चुनाव कल होंगे और 7वें चरण का 7 तारीख को होगा। इन दोनों को मिलाकर के 111 सीट आती हैं और 111 सीट में कौन, ये 111 सीट जो है वो किसी भी पार्टी को बहुमत दिलाने में भरपूर योगदान देती हैं। हम लगातार इस पर चर्चा करते आ रहे हैं। आपने ठीक कहा, मुद्दे बदलते जाते हैं। जैसे पश्चिमांचल से हम गुजरते हैं, अवध की तरफ आते हैं और अवध से बढ़ करके जब हम पूर्वांचल की ओर जाते हैं तो मुद्दे लगातार बदलते जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 80 और 20 का कोई मायने नहीं रह गया है। हिजाब का कहीं कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा जातीय समीकरण पर आ गया, जातीय गोलबंदी पर आ गया। पूर्वांचल जो है पूरी तरीके से जातीय गोलबंदी पर आधारित है और यही कारण है कि यहाँ अब जो छोटी पार्टियां हैं उनकी भी साख बहुत दांव पर है। चाहे सुभाषपा हो या निषाद की, संजय निषाद की पार्टी हो या पटेलों की पार्टी अपना दल हो, जिसमें 2 फाड़ हो चुके हैं। अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और उनकी मां कृष्णा पटेल समाजवादी पार्टी के साथ में है। इनका भी काफ़ी कुछ यहाँ पर स्टेक पर लगा हुआ है क्योंकि ये जातियाँ यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात करें कि हम अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता थे, वो अब समाजवादी पार्टी में आ गए हैं और कल जिस तरीके से उन पर हमला किया गया वो दिखाता है कि एक एक सीट पर कितनी ज़बरदस्त लड़ाई है।
फाजिल नगर जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर कुशवाहा वर्सेस मौर्य की लड़ाई हो चली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर एक कुशवाहा को वोट दिया है, टिकट दिया है, माफ करिएगा, और समाजवादी पार्टी ने अपने जो कद्दावर नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को वहां से टिकट दिया है। कल उनकी गाड़ी पर हमला होता है, उनके काफिले पर हमला होता है, और उनकी जो बेटी है संघमित्रा मौर्य जो कि भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, वो भी सामने आ जाती हैं अपने पिताजी के पक्ष में और खुल करके ऐलान करती हैं कि नहीं, पिता को जिताना है। तो और अभी तक वो कह रही थी कि नहीं, वो भाजपा के साथ में। तो इस तरीके से लड़ाई बड़ी जबरदस्त है यहाँ पर। छठे चरण की लड़ाई की बात करें, सातवें चरण की लड़ाई करें, ये दो चरण है से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही 111 सीटें जिस पर कल और 7 तारीख को जो है मतदान होगा। 76 सीटें अगर 2017 में कहें तो बीजेपी के खाते में थी। क्या ये करिश्मा बीजेपी एक बार फिर से दोहरा पाएगी? क्योंकि स्ट्रैटेजी प्रधानमंत्री की तरफ से वही अपनाई जा रही है जो उन्होंने 2017 में अपनाई थी, कि उन्होंने बेस कैंप ही सीधे तौर पर अपने वाराणसी काशी में जो है वो लगा लिया। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इस बार भी वही कैंप लगाया है। आज 2 तारीख है और 2 तारीख से लेकर के वो 5 तारीख तक, जब तक कि चुनाव का समापन नहीं हो जाता है, यानी कि चुनाव जनसभा का प्रतिबंध नहीं लग जाता है शाम 6 बजे तक, तब तक वो इसी पूर्वांचल में रहने वाले हैं, आते जाते रहेंगे। और 3 या 4 तारीख को वो यहाँ पर हाल्ट भी करने वाले हैं। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी इंटेंसिटी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से लीड कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश उनके लिए कितना खास है, क्योंकि इसमें बनारस से लेकर के गोरखपुर लेकर बलिया, सोनभद्र, आजमगढ़ सब कुछ आता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण एरिया है जहां से भारतीय जनता पार्टी की साख दांव पर है। और वहीं समाजवादी पार्टी कितना कर पाती है, क्योंकि 2012 में जब उसको बहुमत मिला था, 224 सीटें मिली थी, तो यही एरिया था, यही इलाका था जहां मुलायम सिंह ने आह्वान किया था कि अगर आप मेरी सरकार बना रहे हैं तो बहुमत की सरकार बनाइए, वरना हम आपके काम नहीं कर पाएंगे। और इस इलाके ने उनको भरपूर बहुमत दिया था। माफ करिएगा, 224 सीट उनके पास आई थी। भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ से भरपूर प्यार 2017 में मिला था, 2014 में भी मिला, 2017 में भी मिला और 2019 में मिला। तो क्या भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी और उनके तमाम अमित शाह, सब जितने भी नेता हैं, क्या वो प्रदर्शन को दोहरा पाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जिस तरीके से अमित शाह, जो कि चाणक्य कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, पूर्वांचल में हैं। आज भी वो पूर्वांचल में सुबह 11:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या उनकी क्या रणनीति है, वो कैसे किस बार इतना कर पाएंगे, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। बिल्कुल प्रदीप जी, इसी के साथ अगर हम देखें तो बीजेपी के दिग्गज, वहीं अगर अखिलेश यादव की बात करें तो आजमगढ़ के वो भी एक जो है सीट जो है काफी महत्वपूर्ण हो जा रही है। इसी के साथ गोरखपुर है, वाराणसी है। तो दिग्गजों की किस्मत जो है इस बार दांव पर पूरी तरह से लगी हुई है, ऐसा मान ले? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल शानदार बात कही आपने, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट है, यहाँ पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने समाजवादी पार्टी ने एक महिला शुक्ला को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया है। तो वहीं दूसरे तमाम दिग्गज हैं, चाहे हम राम प्रसाद चौधरी की बात करें जो कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, बलिया के दिग्गज नेता हैं, 8 बार के विधायक हैं, उनकी साख दांव पर है। कई मंत्री हैं, चाहे उपेंद्र तिवारी की बात करें जो कि वन मंत्री रहे हैं, तमाम मंत्रियों की साख भी इस बार दांव पर है, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। रमाकांत यादव वहाँ से सांसद रहे हैं और विधायक भी रहे हैं। तो वो आजमगढ़ की साख भी दांव पर है। क्या अखिलेश यादव यहाँ पर अपना गढ़ बचा पाएंगे, या स्वामी प्रसाद मौर्य उनको कितना सपोर्ट कर पाएंगे? सुभाषपा के जो ओम प्रकाश राजभर हैं, जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे और यहाँ से 4 सीटें जीते थे, वो अब समाजवादी पार्टी के साथ में है। तो कितनी मदद वो यहाँ से कर पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को डेंट करेंगे और समाजवादी पार्टी को कितनी मदद करेंगे, ये देखना बिल्कुल। प्रदीप जी, इसके पहले हमने देखा है कि किसानों का मुद्दा रहा है, हिंदू मुस्लिम, आपने कहा कि धीरे धीरे आकर के ये जो है सब खत्म हो गया है पूर्वांचल में आके, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर हमें यहाँ पर पूरी तरह से नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम पहले, दूसरे, तीसरे चरण की बात करें तो वोटिंग अच्छी खासी हुई, लेकिन चौथे और 5वें चरण में ये वोटिंग जो है वो कम हो गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति है। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि बीजेपी के लिए इसलिए चुनौतीपूर्ण स्थिति है क्योंकि डबल इंजन की सरकार जहां डबल फायदे देती है तो डबल नुकसान भी करती है। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी अगर उत्तर प्रदेश की ना भी हो तो देश की एंटी इनकम्बेंसी बहुत तेज है।
जिस तरह से निजीकरण हो रहा है और ये प्रचार फैलाया गया विपक्ष के माध्यम से कि निजीकरण होने से जो रोजगार है वो समाप्त हो रहे हैं और उसके अलावा जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी दी जा रही है उसमें लोगों का बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो और जिस तरीके से बेचे जा रहे हैं, चाहे LIC हो या एयरपोर्ट हो या रोडवेज हो, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए आर्थिक विकास की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन शायद वो विपक्ष को पसंद नहीं आ रहा और वो ये मुद्दे सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका भी असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। दोनों चीजें हैं, एक और जहां उत्तर प्रदेश को फंड की कोई कमी नहीं रही है, जितना चाहा फंड देश से मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तो डबल इंजन का डबल फायदा तो उत्तर प्रदेश को मिला, लेकिन डबल नुकसान भी है क्योंकि डबल इनकम एंटी इनकम्बेंसी है। इस बात को भी इसको ध्यान में रखना पड़ेगा और इसीलिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार यहाँ पर कैंप कर रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। अमित शाह भी लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, आते जाते रहते हैं और चुनावी सभा जनसभा करते रहते हैं, रणनीति बनाते रहते हैं। 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही रुकेंगे और वो अपने जो जितने भी नेतागण हैं उनसे बातचीत करेंगे और अगली रणनीति भी तय करेंगे। शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो ग्राउंड जीरो से प्रदीप जी जो सीधी तस्वीरें वहां से बता रहे थे कि किस तरह की स्थिति है। तो पश्चिमांचल की बात करें तो धीरे धीरे पूर्वांचल आकर के मुद्दे बदल चुके हैं। अब जातीय आधारित यहां पर जो वोटिंग है वो होने वाली है। छोटे छोटे दल जो तमाम बड़े दलों के साथ जुड़े हुए हैं, गठबंधन कर रखे, उनकी किस्मत जो है इस बार दांव पर लगी हुई है। देखना यह है कि जनता कितना अपना प्यार, कितना अपना आशीर्वाद जो है इन तमाम दलों पर दिखाती है।